हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्यूटर टिप्स। मैं अमनप्रीत आज आपके लिए लेकर आई हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज हमारा लेक्चर नहीं होगा, कोई चैप्टर या कोई टॉपिक कवर नहीं करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी जो हमने सेकंड चैप्टर कवर किया था एंड थर्ड चैप्टर कवर किया था उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, सम टाइम ये होता है कि अगर हम उन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लें तो पूरे का पूरा चैप्टर जो है वो हम कवर कर लेते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम्स में बहुत बार आ चुके हैं। ठीक है, बहुत से हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी सारे ईयर्स में सेम क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, तो वही मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ सो दैट जब आप पेपर की तैयारी करो, एग्ज़ाम की तैयारी करो, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, हमने जो सेकंड चैप्टर किया था जिसमें हमने फंक्शंस पढ़े थे मैनेजमेंट के। ठीक है, तो उनमें मैंने बेसिकली कुछ क्वेश्चंस को गो थ्रू किया। ठीक है, और एग्ज़ाम्स को भी मैंने एनालाइज किया और देखा कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, काफ़ी सारे ईयर्स में। तो मैं आपको वो आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो जैसे ना, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉज डी कॉब। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें क्या है, प्लानिंग से लेके बजटिंग तक के जितने भी फंक्शंस हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, जो फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, ठीक है, उसकी एक शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, तो इसके बारे में एग्ज़ाम में जो है पूछा जा सकता है। और ये क्वेश्चन जो है वो 2 बार रिपीट हो चुका है, 2010 में भी एंड 2011 में भी। और वैसे भी मैंने इसको देखा है, तो इस अगर आप इसको अच्छे से कवर कर लोगे तो क्या है, इसमें आपके सारे के सारे फंक्शंस जो है वो कवर हो रहे हैं। तो चाहे क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स का आए, चाहे 2 का आए, चाहे 5 का आए, ठीक है, तो आप इजीली इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो पूरे का पूरा चैप्टर जो है इसमें कवर जो है वो हो रहा है। ठीक है, प्लानिंग से लेके बजटिंग तक। तो जिसमें देखिए, जो फंक्शंस है मैनेजमेंट के, तो बेसिकली वो भी तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है, जिसमें कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है, एंड बजटिंग, ये बहुत सारे जो फंक्शंस है वो इंक्लूडेड है। ठीक है, तो जब आप इसको पढ़ लोगे, इसको कवर कर लोगे, तो पूरे का पूरा चैप्टर आपका ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। ठीक है जी। तो उसके बाद है, एक्सप्लेन 4 मेन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो एक ये भी है जो मार्च 2008 में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, और वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सारे के सारे फंक्शंस क्लियर है तो आप कोई भी 4 हो चाहे 6 हो, आप इजीली उनको एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो जो मेरी सेकंड चैप्टर से रिलेटेड वीडियो थी, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, तो आप उसमें जाके आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लेना। ठीक है, तो जब आप उस लिंक पे जाओगे तो देन वो मेरी वीडियो आपको मिलेगी जिसमें मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हुआ है इन फंक्शंस के बारे में, और 1 बाय 1 मैंने इसमें डायग्रामेटिकली भी समझाया है जो आपको इजीली अंडरस्टैंड होगा। ठीक है, तो जिसमें क्या है, जो फंक्शंस है वो आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से हमने एग्ज़ाम में भी इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो जो प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट है वो भी 2 बार जो है वो एग्ज़ाम में आ चुका है, 2013 में भी और 2015 में भी। ठीक है, तो इसमें भी आपने क्या है, जैसे फंक्शंस हैं उनको ही स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताना है। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन। ठीक है, क्या है, 1 2 हम ये कह सकते हैं कि सेंसस में ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हो रहा है, जबकि इस पूरे के पूरे चैप्टर में फंक्शंस के बारे में ही बताया गया है। ठीक है, अगर हम प्रोसेस की बात करें तो उसमें भी यही चीज़ आएगी कि मैनेजमेंट का प्रोसेस कैसे होता है, प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक के जितने भी पॉइंट्स हैं आपने वो कवर अप कर देने हैं। ठीक है, एज इट इज़, तो ये चीज़ मेंशन करनी है। तो अब आते हैं हमारे यूनिट सेकंड में। ठीक है, यूनिट सेकंड में हमारा थर्ड चैप्टर आता है। थर्ड चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो हमने अपने पिछले लेक्चर में जिसको कवर किया है, जिसमें हमने हेनरी फ्योल के फंक्शंस भी जो है, सॉरी, हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स जो उन्होंने दिए हैं उनको भी कवर अप किया है। ठीक है, और मैनेजमेंट के बारे में भी स्टडी करी है। तो मैं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगी।
जैसे जो आपके 1 मार्क्स में आएंगे आपको क्वेश्चंस, ठीक है, या फिर आपको जैसे सपोज हम ये कह सकते हैं कि 2 मार्क्स में आएंगे या 5 मार्क्स में क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, तो उनके लिए भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। और प्लस जैसे MCQs होते हैं उनमें क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगी। जैसे क्वेश्चन है इक्विटी, ठीक है, एक्सप्लेन इक्विटी, ठीक है, एज अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो फर्स्टली ये प्रिंसिपल जो है ये किसने दिया था? हेनरी फ्योल ने, ठीक है जी। तो आपको इस तरीके से MCQ भी आ सकते हैं, ठीक है। हु गिव द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, ठीक है, किसने दिया था, या हु डेवलप द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, ठीक है, किसने ये डेवलप किया था। तो उसमें ऑप्शंस आ सकते हैं आपको। तो अगर आपने इजीली इसको अच्छे से समझा है, ठीक है, अंडरस्टैंड किया है इस चैप्टर को, करोगे भी तो देन आपको पता चल जाएगा, ठीक है। एंड इसकी जो वीडियो है इस लेक्चर की, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, तो आप जाके उस लिंक पे क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हो और समझ सकते हो कि कैसे मैंने 1 बाय 1 सभी प्रिंसिपल्स के बारे में एक्सप्लेनेशन दी है और विद डायग्राम दी है, सो दैट इजीली आपको समझ आ जाए, ठीक है जी। तो एक ये क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इक्विटी एज अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो इक्विटी का क्या मतलब है, ठीक है, मैंने अपने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया है, तो इसको जानने के लिए आप मेरी वीडियो पे जाके देख सकते हो। और ये भी जो क्वेश्चन है ये रिपीट हुआ है, 2003 में आया है, फिर रिपीट हुआ है 2007 में, 9 में एंड 11 में। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू डू, ठीक है। तो आपको क्या है 1 बाय 1 जितने भी ये प्रिंसिपल्स हैं, फर्स्टली तो ये करने ही करने हैं, सभी प्रिंसिपल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको 1 बाय 1 ये प्रिंसिपल्स जो हैं वो आ भी सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में, ठीक है। तो लॉन्ग में तो बड़ा क्वेश्चन बन ही रहा है ये कि हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन। एक्सप्लेन ब्रीफली स्केलर चेन और गैंगप्लैंक, ठीक है। ये मेरी पिछली वीडियो जो रिसेंटली मैंने अपलोडेड करी है कल, ठीक है, तो उसमें ये बताया गया है कि स्केलर चेन क्या है, गैंगप्लैंक क्या है। तो बेसिकली इट इज़ रिलेटेड विद द कम्युनिकेशन, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़रूरी है एक सिस्टमेटिक वे में काम करने के लिए, ठीक है। एंड देन इफ़ इन केस ऑफ एमरजेंसी, ठीक है, कि अगर दो डिपार्टमेंट जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं और इट इज़ वेरी अर्जेंट कि उन दोनों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली वो जो प्रिंसिपल है ये स्केलर चेन का वो एप्लीकेबल होता है। तो इससे क्या है, इजीली डायरेक्टली कम्युनिकेशन हो सकती है दो डिपार्टमेंट्स के बीच में, और जो भी उनको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो आपस में ले सकते हैं। तो ये भी हेनरी फ्योल ने डेवलप किया है प्रिंसिपल, ठीक है। ये कहते हैं कि अगर हम क्या है स्केलर चेन के थ्रू, ठीक है, जैसे गैंगप्लैंक मैंने एक प्रॉपरली डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है, आपको जब आप मेरी वीडियो देखोगे तो उसमें आपको समझ आ जाएगा कि 2 चेन्स हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे। तो वो क्या है फॉर्मली जो है सिस्टमेटिकली परफॉर्म होती हैं उसमें एक्टिविटीज़, और कम्युनिकेशन जो है वो इन सिस्टम वे प्रॉपरली परफॉर्म हो रही है। बट इन द केस ऑफ एमरजेंसी तब क्या है, मैंने वहाँ पे डायग्राम में भी बताया है कि अगर दो डिपार्टमेंट्स जो है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो देन with the help of gangplank they can communicate easily directly, और it is a short way of communication, ठीक है, उसके बारे में मैंने बताया है, ठीक है। तो उस चीज़ को आपने एक्सप्लेन करना है। अगर आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर गए हो या फिर कर सकते हो तो देन आपको एग्ज़ाम में कोई मुश्किल नहीं आएगी, आप इजीली इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो चाहे ये 2 मार्क्स में आ जाए या फिर MCQ की फॉर्म में आ जाए, ठीक है जी। तो उसके बाद है हमारा क्वेश्चन एस्पिरेट डे कॉप्स, ठीक है। एस्पिरेट डे कॉप्स भी 2005 में भी आया है, 6 में भी आया है, ठीक है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या मतलब है, मैंने कल भी बताया था, हार्मनी, टीम वर्क, कोऑपरेशन, ठीक है। अब ये सिनोनिम्स जो है वो एस्पिरेट डे कॉप्स के लिख सकते हो, ठीक है जी। तो ये एक पर्टिकुलर जो प्रिंसिपल है बेसिकली ये बताता है कि जो मैनेजर है उसको क्या है साथ में लेके अपनी टीम को चलना है और रिप्रेजेंट करना है वी के साथ, नॉट आई, ठीक है। तो ये भी मेरी पिछली वीडियो में मैंने ये प्रिंसिपल समझाया है, तो आप मेरी पिछली वीडियो का जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है आप देख सकते हो। उसके बाद है क्वेश्चन A principle is a fact based primary statement, डिस्कस, ठीक है जी।
तो ये भी 2018 में आया है क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आपको प्रिंसिपल्स के बारे में फुल फ्लेज नॉलेज है, आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कि क्या प्रिंसिपल्स हैं और वो प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो उस चीज़ को आप इजीली लिख सकते हो। उसके बाद है क्वेश्चन आपका डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, इसका भी मैंने मतलब आपको अलग अलग समझाया हुआ है अपनी पिछली वीडियो में कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है दोनों अलग अलग हैं और रिवर्स फॉर्म में ये फ्लो करती हैं। अथॉरिटी फ्रॉम द टॉप टू बॉटम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम लोअर टू अपर लेवल, ठीक है, इस तरीके से फ्लो करती हैं। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो अथॉरिटी पास आउट करती है टू दी लोअर डिपार्टमेंट्स एंड देन लोअर डिपार्टमेंट की ये ड्यूटी बनती है कि जो भी उनको टास्क दिया गया है, जो भी उनको ऑर्डर पास हुआ है, वो उससे रिलेटेड जो भी उन्होंने टास्क कंप्लीट किया है वो रिस्पॉन्सिबल हैं अपना वो रिपोर्टिंग देने में, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अपवर्ड फ्लो करती है, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन जो है ये भी एग्ज़ाम में आ चुका है 2 बार, ठीक है जी। 2017 में भी आ चुका है और 2015 में भी आ चुका है, ठीक है। तो आपने अच्छे से इसको रीड करना है और वैसे भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सपोज़ आपको MCQ में भी ये आ सकता है, ठीक है, एंड शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू डू इट वेरी केयरफुली। अगर आपको इससे रिलेटेड और एक्सप्लेनेशन चाहिए या डिफरेंसेस के पॉइंट्स अगर आप और जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हो। उसके बाद है यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। ये भी एग्ज़ाम में 3 बार आ चुका है, 2003, 7 और 9, ठीक है। तो आपने इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद एक क्वेश्चन है आपका इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो क्यों ज़रूरी हैं प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के, ठीक है। तो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, अब भी आपको बता रही हूँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है वो किस पे डिपेंड करती है, हमारे मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, एंड उनकी एप्लीकेबिलिटी पे, ठीक है। तो किस तरीके से वो डेवलप हुए हैं और किस सेंस में, अगर तो वो क्या है, इन सेम सेंस जैसे वो डेवलप किए गए हैं बाय द मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स, अगर उनके द्वारा जैसे वो बनाए गए हैं उसी फॉर्म में उसी सेंस में वो एप्लीकेबल हो रहे हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन, देन ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस होती ही होती है, ठीक है। तो अगर क्या है ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, नो डाउट फ्लेक्सिबल इन नेचर हैं, सिचुएशनल हैं, ठीक है, रिलेटिव इन नेचर हैं, तो इसका क्या मतलब है, ये प्रिंसिपल्स जो हैं जो डेवलप हो चुके हैं रहते वही हैं, लेकिन क्या है इनका जो एप्लीकेबिलिटी है वो थोड़ी सी क्या है मोल्ड हो जाती है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबल नेचर की होती है कि मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंगली उस चीज़ को दिखाया जाता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली वो एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। जैसे सपोज मैं आपको बताती हूँ एक फेयर रेम्यूनरेशन, ठीक है। फेयर रेम्यूनरेशन ये भी हेनरी फ्योल द्वारा दिए गया है प्रिंसिपल, ठीक है। तो हेनरी फ्योल ने ये प्रिंसिपल डेवलप किया है और हेनरी फ्योल कहते हैं कि अगर हम क्या है फेयर रेम्यूनरेशन दें अपने एम्प्लॉयज़ को, इक्वल इम्पॉर्टेंस दें अपने एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, जो सेम लेवल पे वर्क करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके रिजल्ट्स फेवरेबल आते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। अब कितनी रेम्यूनरेशन देनी है, ठीक है, क्या फेयर पे बनता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन के अकॉर्डिंगली, इट डिपेंड्स, ठीक है, वो चीज़ डिपेंड करती है ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर। बट क्या है फेयर ट्रीटमेंट जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को देना है, ठीक है। अगर आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं सेम लेवल पे अगर 8 बंदे काम कर रहे हैं तो ये नहीं है कि 2 बंदों को आप ज़्यादा पे कर रहे हो और बाकियों को कम, ऐसे नहीं होना चाहिए। ना ही क्या है डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए कि अगर बॉय वर्क कर रहा है या गर्ल वर्क कर रही है, ठीक है, उनमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ भी है।
तो यही है इसमें इम्पॉर्टेंस प्रिंसिपल्स की, यही बताते हैं कि अगर हम क्या है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स चलते हैं, अगर ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शंस जो है वो अच्छे से परफॉर्म हो रहे हैं एंड जो प्रिंसिपल्स हैं ठीक है वो अडॉप्ट हो रहे हैं, तो देन ऑर्गेनाइजेशन के रिजल्ट्स फेवरेबल आते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं बार बार आपको अपने इस जब मैं लेक्चर देती हूँ उसमें मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि जब भी आपने एक्सप्लेनेशन देनी है विद डायग्राम देनी है और इतनी ज़्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए कि एग्जामिनर को भी लगे कि आपने बहुत ही अंडरस्टैंडेबिलिटी के साथ एग्ज़ाम को आपने जो है अटेम्प्ट किया है। तो आपने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करना है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है ठीक है कि किस तरीके से अटेम्पटेशन होगी, या सपोज़ कि आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन को कैसे लिखना है या कैसे उसको हम अटेम्प्ट करें सो दैट हम और हाई स्कोर जो है वो ले सकें, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझे मैसेज कर सकते हो और स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना सो दैट आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक मिल सके, आप तक पहुँच सके।